नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक खरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि जिस प्रकार वकीलों का मुझे पूर्ण सहयोग एवं समर्थन मिला, सर्वप्रथम मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार कोर्ट में जो भी समस्याएं हैं, मैं सभी के सहयोग से उन्हें पूर्ण करने का प्रणाम करूंगा, प्रयास करूंगा एवं युवा वकीलों को उचित बैठने की व्यवस्था करना सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य रहेगा। क्या ऐसे वकीलों के साथ नए वकील का बैठा ही? देखिए, इस संबंध में पूर्व की जो कार्यकारिणी अभी है उसने एक सर्वे करा है। तो सर्वे करके उन्होंने जो अधिवक्ता बंधु बैठ नहीं रहे उन टेबलों के बारे में एक सर्वे करा है। अब जब मैं वहाँ बैठूंगा तब उस रजिस्टर को देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी टेबलें हट सकती है, कितनी टेबलें नहीं हट सकती। तो ये उसको देखने के बाद इसका जवाब दे सकते हैं। सर, अगर देखा जाए तो पार्किंग व्यवस्था को भी लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं, तो स्मार्ट पार्किंग के लिए भी कोई मांग की जाएगी? पार्किंग के लिए तो देखिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस रोड के चारों तरफ पार्किंग होने के बाद भी पार्किंग कम पड़ रही है। और इसके लिए 2010 से लेकर अभी तक की जितनी कार्यकारिणी है उन्होंने अपना प्रतिवेदन हाईकोर्ट भेजा कि डबल स्टोरी अंडरग्राउंड डबल स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो संभव आगे हो नहीं पा रहा। पूरा प्रयास करेंगे कि इस कार्यकाल में उसको लागू करवाया जाए, या तो उसकी जमीन ले ली जाए हाईकोर्ट से, तो फिर अधिवक्ता संघ के माध्यम से उसका कुछ निर्माण कराया जाए। जो भी होगा वो वहाँ बैठने के बाद उसमें जो भी पॉलिसी होगी उस हिसाब से उसका काम करेंगे। क्या संदेश देंगे साथी? आपकी बैठने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और व्यवस्था को लेकर बात कही जाती है। बैठक व्यवस्था की जहाँ तक बात है, इसमें हम सचिव रहे उस समय हमने अपना ये लाल बहादुर शास्त्री परिसर बनाया था, इसमें लगभग 200 अधिवक्ता बैठ रहे हैं। तो ऐसे ही हम डीजे साहब से बात करके इस सराउंडिंग में जो जगह पड़ी है वो जगह लेकर इसमें नए जूनियर अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था करेंगे। सब महत्वपूर्ण सवाल ये कि हाई कोर्ट बेंच की व्यवस्था। देखिए, हाईकोर्ट बेंच तो हम जब से दुनिया बने तब से सुन रहे हैं, राजधानी अधूरी है, हाईकोर्ट बेंच जरूरी है ना। लेकिन वो सिर्फ अधिवक्ता तक का काम नहीं है, क्योंकि उसमें शासन भी लगेगा, जुडिशरी भी लगेगी, राज्यपाल भी लगेंगे, पूरा एक पॉलिसी मेकर है, उसके तहत उसका वो होगा। तो जब तक वो शासन स्तर पर काम नहीं होगा, जब तक हाईकोर्ट बेंच का आ पाना संभव नहीं है। सर, बड़ा सवाल ये है कि जो नए जो वकील आते हैं, पुराने जो वकील, भैया रेडी रोल। सर, दीपक जी जो आपको यहाँ के वकील जो 8.5 वकील है मतदाता, उन्होंने चुनाव जितवाया, क्या बातें थी उसमें कितना करेंगे? देखिए, हमारा जो इस बार का चुनाव था उसमें जो मतदाता सूची थी वो थी 45 36 से समथिंग वोट उसमें मिले थे। इसमें 1482 वोट मुझे मिले हैं और समस्त अधिवक्ता संघ भोपाल के जितने अधिवक्ता हैं उनका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मुझे प्राप्त हुआ है और मैं ये चुनाव जीता हूँ। आप यंग युवा हो तो बहुत सारे वकीलों की समस्या मेडिक्लेम को लेकर, उसको क्या किस प्रकार हल करेंगे? क्योंकि मेडिक्लेम की जो समस्या थी वो 2010 में जब हम ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे उस समय उसका समस्या के निराकरण के लिए हमने एक मेमो टिकट पॉलिसी प्रारंभ की थी। उसके तहत आज अधिवक्ता बंधुओं को मेडिकल में सहायता मिल रही है, डेथ क्लेम भी मिल रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए अधिवक्ता बीमा योजना के विषय में हमने कहा है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 2-3 महीने के अंदर अंदर उस अधिवक्ता बीमा योजना को अपने फ्रेमवर्क में लाके वकीलों को उससे लाभ दिलाएगा। सबको यही कहूँगा कि सबको धन्यवाद कहूँगा और सब बढ़िया अपनी वकालत करें। कहीं कोई परेशानी आए तो सीधा संपर्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक, बढ़िया काम करेंगे सबके लिए। सबका धन्यवाद। अच्छी टीम सभी ने मुझे दी है और ये जो जितने लोग चुन के आए सभी सुबह से शाम तक यहाँ के प्रैक्टिशनर हैं, सुबह से शाम तक वकालत करते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से जूझते हैं, सबको सब मालूम है करना क्या है। तो सबका धन्यवाद। और हमारी जो टीम आई है मैं उनके सहयोग से अच्छे काम करने का प्रयास करूँगा ताकि 24 और 26 की जो कार्यकारिणी है वो आगे जाके उसका लोग नाम ले सकें कि हमने कुछ काम करके गए। भोपाल से खबर, कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद को नमन किया है। मंत्री सारंग ने राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने 21वीं सदी में भारत को विश्व का सिरमौर बनाने का स्वप्न देखा, जिसे पीएम मोदी ने स्वप्न को सिद्ध करने के लिए निरंतर कार्य किया है। मंत्री सारंग प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए योजनाओं के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। My dear sisters and brothers, उससे पहले दुनिया
इस दर्शन का ज्ञान नहीं रखती थी कि हमारे क्षेत्र के लाडले युवा ऊर्जावान विधायक मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हम सब के भैया आदरणीय विश्वास साहब जी ने उससे पहले हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में जो दृश्य था वो बहुत अच्छा नहीं था। हिंदुस्तान को जादू टोने वाला देश कहा जाता था, हिंदुस्तान को पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था। पश्चिम के देश हिंदुस्तान ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दिखाई। आज ही के दिन सन 1863 में विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन इस देश के महान विचारक जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के दर्शन का, हिंदू दर्शन का परचम लहराया, ऐसे विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आज हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा उत्सव मना रहे हैं। विवेकानंद का विचार इस देश को दुनिया के सिरमौर राष्ट्र में स्थापित करने का था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसी विचार को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। युवा उत्सव पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी युवाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के उन्नयन के लिए और युवाओं के भविष्य के सुदृढ़ निर्धारण के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रकल्प शुरू किया है। आइए विवेकानंद जी के जयंती पर हम सब संकल्प लें कि हिंदुस्तान को हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। हम जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, हम सब मिलकर विवेकानंद के विचार को मूर्त रूप देखते हुए इस दुनिया में हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में जो महायज्ञ चल रहा है उसमें आहुति देंगे। विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जौनपुर में धान उपार्जन को लेकर जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है, उसको लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा माजोली तहसील के 2 पटवारी का निलंबन किया गया, जहां अभिषेक विश्वकर्मा और राहुल पटेल का निलंबन जिला कलेक्टर के द्वारा किया गया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मजौली के रत्नों को आज धन्यवाद देने सबसे मिलाया। धन्यवाद। चलो आप सुनिए, मिला लो, सबको मिला लो। तो जान दो। देखिए, आज अपने विभाग के मुखिया कलेक्टर महोदय से भेंट की एक ज्ञापन के माध्यम से। बहुत ही सौहार्दपूर्ण महोदय ने हमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हमें आश्वस्त किया कि आपकी गलती नहीं है, ये व्यवस्थाओं की गलती अभी हमारे किसान भाइयों को पूरी पहुंच नहीं पाई हैं। उन्होंने हमें निर्देशित किया कि कोई भी गलत काम किसी के भी दबाव में मत करें। सिकमीनामा जब तक आपके तहसील कार्यालय में उसकी कापी उपलब्ध नहीं है, आप ऐसे सिकमीदार किसानों को बिल्कुल अपात्र करें। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हर काम नियम से करना है। यह उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और उन्होंने कहा है कि हम इसमें जो भी दोषी हैं, राजस्व विभाग को तो एक घुन के साथ गेहूं पीसने के बराबर उन्होंने हमें संज्ञा दी कि वो हमें चूँकि करना पड़ता है। बाकी इसमें जो भी दोषी हैं, जो जीएस वगैरह जो वहाँ बैठे बैठे पैसे खा रहे हैं, गलत पंजीयन कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ महोदय ने बोला है कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और हमारे एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और पटवारियों के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके यदि ये सही है तो इनके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन किया। कितने पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई की? हमारे 2 पटवारियों के खिलाफ में निलंबन की कार्रवाई की है, क्योंकि हमने उन्हें बताया कि श्रीमान जी हमारे पास सिकमी का हार्ड कापी नहीं है। जब हमारे पास सिकमी की हार्ड कापी नहीं तो हम किस चीज़ की जाँच करें? हमें यदि पीडीएफ में आपने बताया कि राम कुमार के नाम से धान की फसल है कि नहीं है, हमने देख के उसको सत्यापित किया। हमारे पास सिकमी नामा की यदि हार्ड कापी होती कि सिकमी फलाने श्याम लाल को दी है तो हम उस पर देखते कि सिकमी नामा विधिवत है या नहीं है।
उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ यह विसंगति है, यदि ऐसा है तो आपके पटवारियों की गलती नहीं है, ऐसा हमें श्रीमान जी ने आश्वस्त किया। नाम बता। जागेंद्र पीपरी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जबलपुर। किस तरह की चर्चा हुई सर? हाँ, पटवारी संघ के लोग अभी मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि वो चुनाव के समय काफ़ी व्यस्त थे और उसकी वजह से बहुत सारा ध्यान वो काम पे नहीं दे पाए। बहुत इमरजेंसी में काम उन्होंने किया। कुछ गाइडेंस की भी मुझे कमी लगी। कुछ मुझे ये लगा कि जब जांच के लिए उनको, जैसे उन्होंने बताया कि जांच के लिए जब वो लोग गए तो उनके पास शायद पूरे कागज़ भी नहीं थे। तो उन्होंने अपनी मजबूरियाँ बताई हैं, उसको हम लोग समझ लेंगे कि भाई उन्होंने जो बातें कही हैं वो कितनी सही हैं, और जो बेहतर होगा आगे रबी का जो सीज़न आएगा उसमें जिस बेहतर तरीके से हम सुधार सकते होंगे उस व्यवस्था को, उसको सुधारेंगे। तो जो सस्पेंड की कार्रवाई हुई है वो क्या गलती लगी कि क्या लापरवाही नहीं? लापरवाही बड़ी सीधी सी थी कि सिकमी नामे पंजीकृत हुए थे, वो सिकमी नामे वेरिफिकेशन के लिए पटवारी जी को भेजे गए थे और पटवारी जी ने उसको वेरीफाई कर दिया, जबकि वो वेरिफिकेशन के लायक नहीं थे। सर कुछ वेयर हाउस से लगातार उनकी लापरवाही सामने EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल वृद्ध पेंशनरों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में क्षेत्र में बता दें आपको कि आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राजधानी भोपाल में EPS 95 वहीं राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल वृद्ध पेंशनरों द्वारा वृद्ध पेंशनरों ने भविष्य निधि संगठन कार्यालय अरेरा हिल्स भोपाल पर प्रदर्शन कर 4 सूत्रीय मांगों को शीघ्र निराकरण करवाने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि संगठन कार्यालय भोपाल पर प्रदर्शन कर श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। अरे चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। पेंशनर हाय हाय लड़के लेगा, हाय हाय पेंशनर हाय हाय लड़के लेगा, हाय हाय। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक राव जी के निर्देशानुसार भारत के समस्त EPF कार्यालयों पर 12 जनवरी 2024 को आंदोलन नोटिस सौंपा जाएगा क्षेत्रीय कमिश्नर को। अब लोग करीब 8 साल से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में पेंशनर को पेंशन मिल रही है वो 200 रुपये से लेकर 2500 तक मिल रही है। महंगाई के इस भीषण महंगाई के इस दौर में 200 रुपये से 2500 तक पेंशन मिल रही है। दो वृद्धजनों का कैसा गुजारा होना असंभव है। आप गुजारा छोड़िए, वृद्धावस्था में आए दिन वृद्धों को कोई ना कोई तकलीफ बीमारी होती है, उनको उचित इलाज करवाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। पेंशन इतनी कम मिलती है कि पेंशन के अभाव, पैसे धनराशि के अभाव में हमारे बहुत से पेंशन साथी स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। हम लगभग 7-8 वर्षों से हमने दिल्ली में भी कई प्रोग्राम किए हुए हैं, आंदोलन किए हुए हैं, और अभी हाल ही में हमने 7 दिसंबर 2023 को दिल्ली में रामलीला मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन किया। हज़ारों की तादाद में वहाँ ऑल ओवर इंडिया से पूरा पेंशन इकट्ठा हुए थे, और माननीय श्रम मंत्री के निर्देश पर हमने जो है हमारा जंतर मंतर पे कम्युनिकेशन और आमरण से चल रहा था। उन्होंने बोला आप लोगों की समस्याओं का हम जल्द से जल्द निराकरण करने जा रहे हैं, आप लोग अपना इस आंदोलन जो है वो बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। लेकिन हमने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया है, स्थगित किया हुआ है। अभी भी हमारा जो है यह ज्ञापन देने के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले केंद्र सरकार कम से कम न्यूनतम पेंशन जो हमारी मांग है 7,500 प्लस DA, और पेंशन धारक पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अच्छी मिलना चाहिए। तीसरा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हो रहे हैं, 2 आदेश हुए 4/10/16 में, 4 या 22 में भी हुए हैं, जिसमें स्पष्ट ऑर्डर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि जिसका जैसा बेहतर है उस हिसाब से उसको जो है
उच्च वेतन का लाभ दिया जाए, पेंशन का लाभ दिया जाए। लेकिन ईपीएफओ द्वारा जो है ये तोड़ मरोड़ के जो है वो लोगों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसका भी हमने मांग की कि भाई आप जो कोर्ट के आदेश है उस हिसाब से जो है पेंशन का जो है भुगतान होना चाहिए। चौथा, EPS 95 जो ये योजना लागू हुई है ये 1995 से हुई है। इसके पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी हम मांग कर रहे हैं या तो उनको इसमें समावेश किया जाए EPS 95 में, या फिर उनको 5,000 कम से पेंशन दी जाए। ये हमारी मांग चल रही है, हम मांग कर रहे हैं। और यहाँ हम जो बता रहे हैं जो आज विरोध हम तो कर रहे हैं, यहाँ 1995 जो ये EPS 95 स्कीम आई, यही EPO ने अच्छा जनवरी 96 में प्रचार किया समाचार पत्रों के माध्यम से कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट से बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और इसमें कुछ नहीं किया। हम लोग को जो आज 15-20 साल होगा हमको पेंशन लेते हुए, हमको जो 2,500 पेंशन मिल रही है, 2,000 मिल रही है या 1,500 मिल रही है, उससे एक पैसा न कोई DA उसको पड़ रहा है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने न्यूनतम पेंशन के लिए बोला था कि कम से कम 1,000 पेंशन मिलेगी, लेकिन ये EPO गड़बड़ कर रहा है। ये जो है नए कानून नए बहानेबाजी बना के ये बोल रहा है किसी को 500 दे रहा है, किसी को 700 दे रहा है। नहीं साहब, 18 साल में आप रिटायर नहीं हुए इसलिए आपको इतनी पेंशन कम मिलेगी, रिड्यूस पेंशन मिलेगी। ये मनमानी कर रहे हैं अपने आप से। पैसा भरपूर है, 8 लाख हज़ार करोड़ रुपये जो है पैसा इनके पास है। हमने RTI लगा के पूछा है। ये आराम से हमारी जो डिमांड है 7.5 प्लस DA की जो मांग है वो आराम से ये दे सकते हैं। 7.5 नहीं 9,000 प्लस डी भी दे सकती है, पर ये भी वही पेंशन के पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है आपके पास तो आप जो है बजट प्रावधान रखिए। आपने जो बोला भैया EPF ने ऑर्डर निकाला, हमने पहले 417 हमारा वेतन से कटता था पेंशन फंड के लिए। भोपाल मध्य प्रदेश में जल से संबंधित समुदाय भोई, डीमर, मल्हा, केवट, माझी जनजाति के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र सन 1900 बता दें आपको, विक्रय प्रदेश का पत्र 1950, भारत सरकार का राजपत्र सन 1951 के अनुसार माझी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भी भोई, डीमर, मल्हा, केवट को पिछड़ा वर्ग की सूची इसलिए माझी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, क्रम 12 पर रखा गया है। हम सर ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन आपके माध्यम से भेजना चाह रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री महोदय ने माझी समाज से 8 अप्रैल 2023 को और 13/9/2023 को वायदा किया था कि हम जो है माझी समाज की मांग के अनुसार उसके आरक्षण का आदेश जारी करेंगे, पिछड़ा वर्ग को नियोजित करने का आदेश जारी कराएंगे। अब क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी थी इसलिए उस समय आदेश जारी नहीं हुआ। अब हमारी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुसार आप आदेश 25 फरवरी 2024 तक जारी करें। अगर ये आदेश जारी नहीं करेंगे तो हम लोग जो है माझी महापंचायत बुलाकर ये निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत मतदाता हैं और उस माझी महापंचायत में हम लोग निर्णय लेंगे कि हम भोपाल में जंगी प्रदर्शन करें या विधानसभा का घेराव करें या आमरण अनशन करें या लोकसभा चुनाव के समय माझी समाज किस तरह का मतदान में भूमिका निभाए। तो हम ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माझी समाज आपका भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से परंपरागत मतदाता है, तो वो जो वायदा किया उस वायदे के अनुसार आदेश जारी काफ़ी जो है हमारी ज्ञापन वो 12 बजे PCC में नहीं एक PCC में 12 बजे थी वो भाजपा का था जो लेकर नहीं, उसमें सब तो आए, प्रेस वाले सब आए। मैं टीकाराम रायकवार, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल।
ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम आज ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माझी समाज से 8 अप्रैल 2023 और 13/9/2023 को वायदा किया था कि माझी समाज को पिछड़े वर्ग से विलोपित करने का आदेश जारी करूंगा और 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन करूंगा। अब ये चुनाव हो गए हैं, इसके बाद भी जो है मंत्रिपरिषद गठित हो गई, इसके बाद भी जो है माझी समाज का आरक्षण का आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को याद दिलाने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुसार वो 25 फरवरी 2024 तक आदेश जारी करें, नहीं तो माझी समाज जो है इसके बाद माझी महापंचायत का आयोजन करेगा और फिर निर्णय लेगा कि हम भोपाल में जंगी प्रदर्शन करें या भोपाल में विधानसभा का घेराव करें या भोपाल में आमरण अनशन करें, क्योंकि माझी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता है। उसमें हम ये भी निर्णय लेंगे माझी महापंचायत में कि अब लोकसभा चुनाव में माझी समाज क्या भूमिका निभाए। हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं। हम सभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वह अद्भुत दृश्य आंखों से देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या भेजेगी। ये बात कही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। ये हमारा 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली है। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता? जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। श्री राजकुमार टोनेर जी का बेटा मैं राजा भैया टोनेर स्थानीय विधायक और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी से निवेदन करता हूं कि आपकी विधानसभा सावेर के वार्ड 35 में कुछ लोगों द्वारा नर्मदा कनेक्शन के नाम पर 5,000 और 6,000 रुपए की घर घर से अवैध वसूली हो रही है और कोई रसीद नहीं दी जा रही है। अगर आप भी इस अवैध वसूली को गलत मानते हैं तो दोषियों से तुरंत इस्तीफा लिए जाएं और पद से बर्खास्त किया जाए और वसूल किए गए रुपए जनता को वापस करवा के नर्मदा कनेक्शन फ्री दिलवाए जाने की भी कृपा करें। जनहित में हाथ जोड़कर आपसे मेरा निवेदन है। मैं यहाँ माधे सारा बजरंग नगर काकड़ रुचि सोया तलावली चांदा में रहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री जायसवाल है। क्या समस्या है? यहाँ पर हमको पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। साल भर से मेरा लड़का पानी के लिए दाड़की नहीं जा रहा है और घर पे है। दोनों भाई है पानी के लिए झगड़ा करते कि मैं काम पे जाऊँगा तो मैं पानी नहीं भरूंगा, वो बोलता मैं काम पे जाऊँगा तो पानी नहीं भरूंगा। इसलिए मैंने एक बच्चे को पानी के लिए साल भर से घर रखा है और मैं 1-1 रुपया भेला करके रखती हूँ, खाती नहीं हूँ। नहीं है यहाँ पे लाइन डली, नर्मदा लाइन आने लगी तो यहाँ के वो उसने पार्षद ने राकेश सोलंकी ने उनके 2 लड़के आए, यहाँ पे कनेक्शन करवाने लगे तो 5 कनेक्शन हुए। उनने उस टाइम मेरे से 5,000 रुपए लिए, सबसे 6,000 रुपए मांगे। मेरे पास घर में 5,000 थे, मैंने हेड के दे दिया कि जब चालू होगा मैं 1,000 और आपको दे दूंगी। 5,000 मैंने कनेक्शन के दिए उनको, साल भर हो गया, रसीद नहीं दी। और मैंने बोला भी कि भाई हमारा कनेक्शन चालू कर, साल भर हो गया है आप तो, और ना तो रसीद दे रहा है। तो उसके बारे में आनाकानी कर दी उसने। उसके बाद अभी क्या कि तुम 1,500 रुपए दो और ये मैंने के पीछे वो वहाँ मोटर डले को, लाइन डले को 2 महीने हो गए हैं। रोड पे जो कनेक्शन हुआ है वो ट्यूबवेल हुआ, उसकी लाइन तक डल गई। तू कनेक्शन तो दे भाई, किधर से तो हमको पानी दे तो हम पानी भरे। तो वो बोलने लगा कि ये कनेक्शन तुमको लेना है तो सब घर से 1,500 रुपए दोगे
तो कनेक्शन होगा। जो 1500 देगा उसका कनेक्शन होगा। 5000 वो ले लिए, 1500 ये भी चाहिए। हाँ, 5000 तो वो साल भर पहले मैंने नर्मदा लाइन के दिए। मैंने 1500 रुपए ये आज दिए मैंने। ये अभी रोड पे का कनेक्शन हुआ उसका। तुमसे भी लिए? हाँ, भैया का नर्मदा लाइन का। कितने रुपए दिए? इनने 4000 दिए, मैंने 5 दिए। 4 दिए, 5 दिए। और 1500 रुपए पैसे दिए इसके? हाँ, इसके भी दिए, आज दिए। वो तो सब ना, कोई ने कल दिया, कोई ने आज दिया। सबने दिए, पूरे मूल्य हाँ, दिए। जिसने कराया उसने सबने देने की जगह है, तो हमको भी तो दे। तो उसके बारे में बोला कि भाई तुम इसमें पैसे दोगे तो मैं डैमेज लाइन के कि कल चालू करवा दूं तुम्हारी खुदवा की। तो हमने क्यों भैया हम इसके पैसे क्यों देंगे? तू नर्मदा लाइन के तूने 5000 रुपए ले लिए, 1500 रुपए ये कनेक्शन कर रिया है हमको पानी देने का, इसमें तू 1500 रुपए ले रिया है न उसमें। और हम गरीब इंसान कहाँ से पैसा लाएंगे इतना? और तेरे को डैमेज लाइन में मैंने कि क्यों? डैमेज लाइन तो सरकारी होती है, उसमें हमको देने की क्या जरूरत है? जब हम वोट दे रहे हैं तेरे को तो फिर हम काय के लिए हम पैसा देंगे? किस बात के पैसे देंगे? तो ये देखो, जनता है ना, चुनाव में वोट जब देती है तो पैसे ले लेती है ना, तो फिर नेता लोग बाद में ये बस में वसूलते हैं। वही ना, तो 500 का 1000 रुपए उस टाइम वो लोग दे देते हैं चुनाव के लिए। हमको वोट देना, साड़ी बांट दी तो हमने तो ना तो साड़ी ली ना 1 रुपया लिया है, और वोट हमने फ्री में दिया है। तो हमारा काम भी सब फ्री में होना चाहिए। ये बात मैंने पार्षद को कल बोली, तो मेरी बात का उसके पास कोई जवाब नहीं दे सका। वो मैंने वो जब बोला उसको, देखो मंत्री जी हैं, मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं, उन्हीं के लोग हैं पार्षद जी। तो मैं उनको बोलूँगा सिलावट जी से कि भैया ये हर बात के पैसे मांगता है हमसे। हम गरीब इंसान कहाँ से लाएंगे? धाड़की धंधे करके हमारा पेट नहीं भर पा रहे हैं हम। लून मिले तो मिर्चा नहीं, मिर्चा मिले तो तेल नहीं, तेल मिले तो आटा नहीं। हम इनको भेले करे वो पैसे इनको दे तो हम क्या राकोड़े पाकेंगे क्या? हम कहाँ से लाएंगे गरीब इंसान? एक लड़का धाड़की करता है तो हमको इनको पैसे कहाँ पुराएंगे बताना? ठीक है मौसम में बात करता हूँ ना मैं मंत्री से। भैया हमारे को समस्या का हल निकालो। और हम ये पार्षद को हम हर बार पैसे नहीं दे सकते हर चीज में। और आज भी ये 1500 रुपए लिए 500 रुपए का सामान नहीं डाला उसने। ये नर्मदा लाइन की नली है। जबलपुर से खबर है, जहां पर शहर के व्यस्त मार्केट में चोरों का कारनामा सामने आया। मुकादमगंज में स्थित अग्रवाल किराना के थोक व्यापारी की दुकान में की लाखों की चोरी। लाखों का किराना सहित ड्राई फ्रूट चुराकर फरार हुए अज्ञात चोर। मौके पर पहुंची थाना ओमती पुलिस ने शुरू की जांच। चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों में देखा जा रहा है आक्रोश। जबलपुर के थाना ओमती के मुकादमगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये भैया मुख्य चौखट्टे में कैमरे लगे हैं। क्या बोले? पुलिस अभी बोलती देखते हैं, करते हैं। मान नहीं हिलाना वो कह रहे थे। हाँ ठीक है। आगे जा जी भैया बताएं क्या घटना घटी क्या? भैया मेरी मुकादमगंज में शहर के सबसे व्यापारिक स्थल पे दुकान है। रात में 9:30 पौने 10 बजे करीब मैं दुकान बंद करके गया, ताला लगा के शटर चेक करके गया हूँ। सुबह 5:30 बजे हमारे पड़ोसी ने हमको सूचना दी है
कि आपके ताले टूट गए हैं। हम सुबह आए तो यहाँ हमने देखा कि सामान टूट गया है, ताले टूट गए हैं और बहुत सारा सामान जो है यहाँ से चोरी हो गया है। कुछ नकद राशि भी गायब है। मौके पे पुलिस आ गई थी, पुलिस ने जांच पे कार्रवाई की है, लेकिन आगे अभी कुछ सूचना उनने प्रदान नहीं की है और आश्वासन दिया है कि काम फटाफट करके देंगे। हालांकि मेरा यह निवेदन है कि इस शहर के मुख्य व्यापारिक स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, हम किसके नतीजे पे रहें। एक दुकान आगे भी आज ही के दिन चोरी हुई है, वो भी शटर सही करवा के अभी आगे पीछे हो गए हैं। उनने भी ओमती थाने में रिपोर्ट दे दी है। मैंने कोतवाली थाने में सूचना दे दी है। कोतवाली थाना और ओमती थाना दोनों की पुलिस आके जांच करके जा चुकी है। लगभग कितने की चोरी हुई? बाबूजी अभी आकलन करना पड़ेगा, लेकिन सब किराने के आइटम महंगे हैं और ख़ासकर ड्राई फ्रूट आइटमों पे उनने जो है फोकस किया है। कुछ पैसे दराज खोली करके चोरी करके लेके गए हैं सामान। लगभग आपके गले में कितना पैसा होगा? 25-30 हज़ार रुपये होना चाहिए। ज़्यादा पैसा छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन छोटे नोट तो छोड़ के जाने हैं, चिल्लर छोड़ के जाते हैं, तो इतना हो सकता है। सीसी कैमरा लगे हैं आपके यहाँ? क्या समझना है? CCTV कैमरा बाबूजी हमारे यहाँ रात में बंद कर देते हैं, क्योंकि चूहे जो है सामान काट के आग लगने का खतरा हो जाता है। 1-2 बार खतरा हो चुका है हमारे यहाँ। आपका नाम? पुनीत सेठी।